हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं आधुनिक कालीन साहित्य पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज को, जिसमें हमारी क्लास चल रही है प्रगतिवाद युग पर। प्रगतिवाद युग जिसकी समय सीमा मानी गई है 1936 से 1943 ईस्वी। प्रगतिवाद युग पर हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके इस क्लास को देखिए, जिसमें कि हमने सभी प्रश्नों को संपूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 26, पंत ने अपनी किस कृति में प्रगतिवाद को युग की वाणी बताया? युगांत, ग्राम्य, युगवाणी या इनमें से कोई नहीं। ये तीनों रचनाएं पंत की प्रगतिवादी काव्य धारा की रचनाएं मानी जाती है। युगांत जिसकी रचना काल माना गया है 1936 ईस्वी, याद रखना है। ग्राम्य 1940 ईस्वी और युगवाणी 1939 ईस्वी, याद रखना है। तीनों रचनाएं प्रगतिवादी काव्य धारा की रचनाएं मानी जाती है पंत की। सही आंसर है ऑप्शन सी, युगवाणी। पंत ने अपनी रचना प्रगतिवादी रचना युगवाणी में प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा। युगांत में पंत ने युगांत को छायावाद के अंत का घोषणा पत्र भी कहा है। युगांत जिसमें पंत ने युगांत को छायावाद के अंत का घोषणा पत्र कहा है, और युगवाणी में प्रगतिवाद को युग की वाणी बताया, याद रखना है। किस कविता को नागार्जुन ने अपने साहित्य का मैनिफेस्टो कहा? प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है, बादल को गिरते देखा है, अकाल और उसके बाद प्रेत का बयान। सही आंसर बताना है। ये सारी कविताएं नागार्जुन की है, सारी कविताएं नागार्जुन की है। आपको बताना है कि किस कविता को नागार्जुन ने अपने साहित्य का मैनिफेस्टो कहा है। एक पॉइंट इसमें यह है कि छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो किस रचना को कहा जाता है? तो पंत की रचना पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। आपको बताना है कि नागार्जुन ने अपने साहित्य का मैनिफेस्टो किस कविता को कहा। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है कविता को नागार्जुन ने अपने साहित्य का मैनिफेस्टो कहा है। और छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है? पल्लव की भूमिका को, जो कि सुमित्रानंदन पंत की रचना मानी जाती है, याद रखना है। नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता किसने कहा? बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, गुलाब राय या इनमें से कोई नहीं। नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता किसने कहा? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा है। नागार्जुन जिन्हें प्रगतिवाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है, प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है किसे? नागार्जुन को। प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? नागार्जुन, याद रखना है। नेक्स्ट, केन का कवि कहे जाने वाले केदारनाथ अग्रवाल का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? नेट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है, जिनको हम सभी तथ्यों के साथ पढ़ रहे हैं, संपूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ रहे हैं। केन का कवि कहे जाने वाले केदारनाथ अग्रवाल का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? नींद के बादल, पंख व पतवार, युग की गंगा या अपूर्वा। केन नदी से अत्यधिक लगाव के कारण इन्हें केन का कवि कहा जाता है। केन नदी से अत्यधिक लगाव के कारण इन्हें केन का कवि कहा जाता है। आपको बताना है कि केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल का पहला काव्य संग्रह है। 1947 ईस्वी इसका रचना काल है। अपूर्वा जो कि 1984 ईस्वी का रचना काल है। पंख व पतवार 1979 ईस्वी। नींद के बादल 1941 ईस्वी, याद रखना है। नींद के बादल 1941, पंख व पतवार 1979
युग की गंगा 1947 जो कि प्रथम काव्य संग्रह इनका माना जाता है। प्रथम काव्य संग्रह याद रखना है। केन का कवि कहा जाता है केदारनाथ अग्रवाल को, केन नदी से अत्यधिक लगाव के कारण। नेक्स्ट, केदारनाथ अग्रवाल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अपूर्वा, छाया, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना। सही बताना, आंसर बताना है अपूर्वा, जिसका रचना काल 1984 ईस्वी माना जाता है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, जिसका रचना काल 1965 ईस्वी माना जाता है। आग का आईना 1970 ईस्वी रचना काल। आपको सही आंसर बताना है कि किस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सही आंसर है ऑप्शन ए अपूर्वा 1984, जिसके लिए उन्हें 1986 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छाया, छाया केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम कविता है 1928 ईस्वी की। 1928 ईस्वी की। एक सेकेंड, उन्नीस 28 ईस्वी की उनकी प्रथम कविता मानी जाती है, जो कि वो 17 वर्ष की आयु में उन्होंने लिखी थी। प्रथम कविता जो उन्होंने 17 वर्ष की आयु में लिखी थी। 17 वर्ष की आयु में प्रथम कविता मानी जाती है। केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1986 ईस्वी में। छाया उनकी प्रथम कविता मानी जाती है, 17 वर्ष की आयु में उन्हें लिखी थी। 1928 ईस्वी इसका रचना काल है। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक एक तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ वास्तव में ग्रामीण प्रकृति व संस्कृति के चितेरे हैं। इनकी रचनाओं में मिट्टी से जुड़ाव की गंध है। यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट कथन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। रामविलास शर्मा, रामकुमार वर्मा, अज्ञेय या इनमें से कोई नहीं। अग्रवाल जी आरंभ में छायावादी कविताएं लिखते थे, बाद में प्रगतिवादी हुए। इनकी कविताओं में ग्रामीण प्रकृति सौंदर्य का चित्रण है। ध्यान रखना है कि ग्रामीण प्रकृति सौंदर्य का चित्रण है इनकी रचनाओं में। ग्रामीण प्रकृति सौंदर्य का चित्रण है। पहले छायावादी थे ये, बाद में प्रगतिवादी हुए। आपको बताना है कि ये कोटेशन किसकी है। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे का कोटेशन है कि केदारनाथ वास्तव में ग्रामीण प्रकृति व संस्कृति के चितेरे हैं। इनकी रचनाओं में मिट्टी से जुड़ाव की गंध है। यहाँ पे वह आएगा। याद रखना है ऑप्शन सी अज्ञेय। अपनी कविताओं में प्रकृति चित्रण को किसने प्रकृति का किसानी चित्रण कहा? अपनी ही कविताओं में प्रकृति चित्रण को किसने प्रकृति का किसानी चित्रण कहा? पंत, दिनकर, धूमिल या केदारनाथ अग्रवाल? सही आंसर बताना है। प्रकृति का किसानी चित्रण कहा। सही आंसर ऑप्शन डी। केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी कविताओं में जो प्रकृति चित्रण किया है उसको प्रकृति का किसानी चित्रण कहा। इन्हें प्रकृति का कवि कहा जाता है। इन्हें प्रकृति का कवि कहा जाता है। केदारनाथ अग्रवाल को प्रगतिवाद कविता के काल में प्रकृति चित्रण व सौंदर्य के कवि कहे जाते हैं। केदारनाथ अग्रवाल प्रकृति चित्रण व सौंदर्य के कवि कहे जाते हैं। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कविताओं के काल में। याद रखना है। छायावादोत्तर कविता का पंथ किस कवि को कहा जाता है? नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल या रांगिया राघव? सही आंसर बताना है। छायावादोत्तर कविता का पंथ किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन सी। केदारनाथ अग्रवाल को छायावादोत्तर कविता का पंथ कहा जाता है। पंथ के समान प्रकृति चित्रण करने के कारण इन्हें प्रकृति का कवि
प्रकृति का कवि, केन का कवि, पीछे हमने पढ़ा अभी, केन का कवि, जनवादी कवि आदि कहा जाता है। पंथ के समान प्रकृति चित्रण के कारण इन्हें छायावादोत्तर कविता का पंथ कहा जाता है। पंथ को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये हमने छायावादी युग में पढ़ा कि पंथ का प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत को। और पंथ के समान प्रकृति चित्रण करने के कारण ही छायावादोत्तर कविता का पंथ कहा जाता है केदारनाथ अग्रवाल को, याद रखना है। अग्रवाल जी की किस रचना के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फूल नहीं रंग बोलते हैं, है मेरी तुम, अस्थि और अंकुर, कुहू की कोयल। केदारनाथ अग्रवाल का भी हमने प्रश्न पढ़ा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। किस रचना के लिए? अपूर्वा रचना के लिए। अब पूछा है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किस रचना के लिए किया गया? सही आंसर बताना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी रचनाकाल है। सही आंसर है ऑप्शन ए, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी रचनाकाल है, जिसके लिए अग्रवाल जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हे मेरी तुम 1981 ईस्वी। यह काव्य संग्रह है और इस काव्य संग्रह में जो संकलित कविताएं हैं वो इनकी पत्नी को समर्पित है मेरी तुम में संकलित कविताएं किसको समर्पित है? पत्नी को समर्पित है, याद रखना है मेरी तुम 1981 का काव्य संग्रह है जिसमें संकलित कविताएं पत्नी को समर्पित है। अस्थि और अंकुर जो कि इनके निधन के बाद प्रकाशित हुई थी 2005 में निधन के बाद प्रकाशित हुआ था। निधन के बाद प्रकाशित रचना है कौन सी? अस्थि और अंकुर निधन के बाद प्रकाशित रचना है, 2005 में यह प्रकाशित हुई थी। कुहू और कोयल एक लंबी कविता मानी जाती है। लंबी कविता कौन सी है? कुहू की कोयल। याद रखना है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित रचना फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी। हे मेरी तुम में संकलित जो कविताएं हैं वो इनकी पत्नी को समर्पित है। अस्थि और अंकुर इनके निधन के बाद प्रकाशित हुआ था 2005 में, और कुहू की कोयल इनकी लंबी कविता है। सारे इंपॉर्टेंट तथ्य है, सारे याद रखने हैं। ऐसे प्रगतिवादी कवि जो बड़े कवि तो नहीं बन पाए किंतु बड़े आलोचक बन गए। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन। सही आंसर बताना है कि प्रगतिवादी कवि हैं लेकिन जो बड़े कवि तो नहीं बन पाए लेकिन आलोचक बन गए। तो सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा हिंदी में प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति के प्रमुख स्तंभ थे। इनकी पहचान क्या है? आलोचनात्मक। इनकी पहचान है आलोचनात्मक रचनाओं के लिए। आलोचनात्मक रचनाओं के लिए इनकी पहचान है। किनकी? रामविलास शर्मा की। आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य के विकास में रामविलास शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान है। तो सही आंसर है रामविलास शर्मा। हिंदी में सोनेट लिखने का प्रचलन चलाया मुक्तिबोध, त्रिलोचन, अज्ञेय, शमशेर। सोनेट जो कि एक अंग्रेजी छंद है। सोनेट जो कि एक अंग्रेजी छंद है। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिलोचन शास्त्री जिन्होंने हिंदी में सोनेट लिखने का प्रचलन चलाया जो कि एक अंग्रेजी छंद है। त्रिलोचन जिन्हें धरती का कवि कहा जाता है। धरती का कवि किसे कहा जाता है? त्रिलोचन शास्त्री को। इनका मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम क्या है? वासुदेव सिंह त्रिलोचन शास्त्री का मूल नाम है। धरती का कवि इन्हें कहा जाता है और सोनेट लिखने का प्रचलन त्रिलोचन शास्त्री ने चलाया।
त्रिलोचन प्रगतिवादी थे नहीं, उन्हें ग्रेस मार्क देकर प्रगतिशीलों में शामिल किया गया। यहाँ पे क्या आएगा? मार्क देकर प्रगतिशीलों में शामिल किया गया। किसका कथन है? बच्चन सिंह का, रामविलास शर्मा का, रामकुमार वर्मा का, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चन सिंह का यह कथन है कि त्रिलोचन प्रगतिवादी थे नहीं, उन्हें ग्रेस मार्क देकर प्रगतिशीलों में शामिल किया गया। इसके अलावा बच्चन सिंह का एक और कोटेशन है, एक और कथन है कि इन्होंने त्रिलोचन को आत्मविश्लेषण का कवि कहा है। एक सेकेंड, आत्मविश्लेषण का कवि। आत्मविश्लेषण का कवि किसने कहा है? बच्चन ने। किसको कहा है? त्रिलोचन शास्त्री को। याद रखना है। ताप के ताए हुए दिन किसकी रचना है? त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल, रांगिया राघव या दिनकर? ये सारे प्रगतिवादी कवि हैं, प्रगतिवादी धारा के, प्रगतिवादी युग के कवि हैं। आपको बताना है ताप के ताए हुए दिन किसकी रचना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, त्रिलोचन शास्त्री की रचना है ताप के ताए हुए दिन, जिसका रचना काल माना गया है 1980 ईस्वी, जिसके लिए 1981 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किन्हें? त्रिलोचन शास्त्री को। किस रचना के लिए? ताप के ताए हुए दिन 1980 रचना काल है, 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखना है। केदारनाथ अग्रवाल को हमने पढ़ा कि इन्हें अपूर्व रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये चारों कवि प्रगतिवाद युग के कवि हैं। त्रिलोचन को अवध का किसान कवि किसने कहा? त्रिलोचन को अवध का किसान कवि किसने कहा? बच्चन सिंह, मुक्तिबोध ने, निराला ने या इनमें से कोई नहीं? सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सारे। अवध का किसान कवि किसने कहा? त्रिलोचन को, जिन्हें हमें अभी पढ़ा, धरती का कवि भी कहा जाता है, धरती का कवि। और बच्चन सिंह ने इन्हें आत्मविश्लेषण का कवि कहा। आत्मविश्लेषण का कवि किसने कहा? बच्चन सिंह ने। याद रखना है। आपको बताना है कि इनको अवध का किसान कवि किसने कहा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा। कौन सी रचना त्रिलोचन की नहीं है? ध्यान देना है, नहीं पूछा है। धरती, मैं उस जनपद का कवि हूँ, शबद, रूप तरंग। धरती 1945 ईस्वी रचना काल, 1945 रचना काल। मैं उस जनपद का कवि हूँ 1981 ईस्वी रचना काल माना जाता है। शबद 1980 ईस्वी रचना काल माना जाता है। धरती त्रिलोचन का प्रथम काव्य संकलन है, प्रथम काव्य संकलन है। कौन सा? धरती, जिसमें 63 कविताएं संकलित है। याद रखना है, 63 कविताएं संकलित है। धरती काव्य संग्रह में 1945 ईस्वी रचना काल है, त्रिलोचन की रचना है। मैं उस जनपद का कवि हूँ 1981, शबद 1980। सही आंसर है ऑप्शन डी, रूप तरंग। रूप तरंग 1956 ईस्वी रचना काल है और रामविलास शर्मा की रचना है। याद रखना है, रामविलास शर्मा की रचना मानी जाती है। कौन सी? रूप तरंग 1956 ईस्वी। सही आंसर है। ये तीनों रचनाएं त्रिलोचन की है। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? ब्रज, मैथिली, अवधी, भोजपुरी। पीजीटी परीक्षा का प्रश्न। सही आंसर है ऑप्शन सी,
अवधि। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त अवधि उपभाषा में भी है। इनकी अवधि में रचित काव्य कृति कौन सी है? अमोला। अमोला 1990 में प्रकाशित। 1990 रचना काल है प्रकाशित और इसमें 2700 बरवे छंद संकलित है। बरवे संकलित है। याद रखना है कि त्रिलोचन शास्त्री की जो कविताएं हैं वो हिंदी के अतिरिक्त अवधि में भी हैं और इनकी अवधि में रचित जो काव्य कृति है वो है अमोला, जिसका रचना काल है 1990 ईस्वी में प्रकाशित है ये, जिसमें 2700 बरवे संग्रहित है। याद रखना है, पीजीटी परीक्षा का प्रश्न है। प्रगतिवादी कवि शिवमंगल सिंह सुमन कृत प्रलय सर्जन काव्य की भूमिका किसने लिखी? प्रलय सर्जन काव्य की भूमिका किसने लिखी? सर्जन ऐसे लिखना। प्रलय सृजन काव्य की भूमिका किसने लिखी? पंत, राहुल सांस्कृत्यायन, दिनकर, नेहरू। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, राहुल सांस्कृत्यायन ने शिवमंगल सिंह सुमन की काव्य है प्रलय सृजन, जिसकी भूमिका किसने लिखी? राहुल सांस्कृत्यायन ने। याद रखना है। नेहरू ने किसकी भूमिका लिखी थी? नेहरू ने लिखी थी भूमिका संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? हमने पढ़ा है इसको पीछे। ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दिनकर की रचना संस्कृति के 4 अध्याय। इसकी भूमिका किसने लिखी? नेहरू ने लिखी थी और जिसके लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस रचना के लिए? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। और इसकी भूमिका किसने लिखी थी? नेहरू ने। और प्रलय सृजन जो कि शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है, इसकी भूमिका किसने लिखी? राहुल सांस्कृत्यायन ने। याद रखना है। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? त्रिलोचन, दिनकर, शिवमंगल सिंह सुमन या मुक्तिबोध। मिट्टी की बारात जिसके की रचना काल मानेंगे 1971 रचना काल है इसका, जिसके लिए 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसे। कब? 1974 ईस्वी में। 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह रचना किसकी है मिट्टी की बारात? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है मिट्टी की बारात। रचना काल है 1971 और 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संसार का दूसरा सबसे बड़ा शोक गीत माना जाता है। कौन सा? मिट्टी की बारात रचना संसार का दूसरा सबसे बड़ा शोक गीत। दूसरा सबसे बड़ा शोक गीत। याद रखना है मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन की। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि हिंदी का प्रथम और सर्वश्रेष्ठ शोक गीत कौन सा माना जाता है? तो वो निराला क्या सरोज समर्ति, जो कि हिंदी का प्रथम व सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है। सरोज समर्ति जो कि निराला की रचना है। शिवमंगल सिंह सुमन की जो मिट्टी की बारात है उसको दूसरा सबसे बड़ा शोक गीत माना जाता है। कौन सी रचना शिवमंगल सिंह सुमन की नहीं है? याद ध्यान देना है, नहीं पूछा है। हिल्लोल, जीवन के ज्ञान, युग का मोल और दिगंत। कौन सी रचना शिवमंगल सिंह सुमन की नहीं है? शिवमंगल सिंह सुमन जो कि गांधी की अपेक्षा मार्क्सवाद से अधिक समर्थक थे। गांधी की अपेक्षा जो मार्क्सवाद है उससे वो अधिक समर्थक थे। कौन? शिवमंगल सिंह सुमन। हिल्लोल जिसमें कि पढ़ने अनुभूति का चित्रण किया गया है। हिल्लोल में पढ़ने अनुभूति का चित्रण किया गया है। पढ़ने अनुभूति का चित्रण मिलता है। जीवन के गान
जिसमें कि रोमानी प्रवृत्ति का चित्रण है। रोमानी प्रवृत्ति का चित्रण है। ध्यान देना है। युग का मोल और दिगंत, तो सही आंसर है ऑप्शन डी दिगंत, जो कि शिव मंगल सिंह सुमन की रचना नहीं है बल्कि त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। त्रिलोचन की रचना है दिगंत। रचना काल है 1957 रचना काल है। युग का मोल, जिसका रचना काल माना गया है 1945 ईस्वी। याद रखना है, युग का मोल 1945। दिगंत, जो कि त्रिलोचन शास्त्री की रचना है, 1957 रचना काल है। ये तीनों रचनाएं त्रिलोचन शास्त्री की मानी जाती है और शिव मंगल सिंह सुमन की है तीनों रचनाएं। हिल्लोल, जीवन के गान और युग का मोल, तीनों रचनाएं शिव मंगल सिंह सुमन की है। सही आंसर है ऑप्शन डी दिगंत। अजय खंडर किसकी काव्यकृति है? राग्य राघव, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल या नागार्जुन? तो सही आंसर है ऑप्शन ए राग्य राघव की काव्यकृति है अजय खंडर। इनका मूल नाम जो राग्य राघव का है वो माना जाता है त्र्यंबक। मूल नाम त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। याद रखना है, त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। अजय खंडर के 3 शीर्षक माने जाते हैं, झंकार, ललकार और हुंकार। और अजय खंडर, एक सेकेंड, राग्य राघव सही आंसर है। अजय खंडर के 3 शीर्षक हैं। 3 शीर्षक कौन कौन से? पहला झंकार, तीन शीर्षक है। पहला कौन सा है? झनकार। दूसरा है ललकार और तीसरा है हुंकार। 3 शीर्षक माने जाते हैं अजय खंडर के। अजय खंडर, जो कि एक आख्यानात्मक काव्य माना जाता है, आख्यानात्मक काव्य माना जाता है। और राग्य राघव का मूल नाम है त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। याद रखना है, राग्य राघव का आख्यानात्मक काव्य नहीं है, नहीं पूछा है। अजय खंडर, मेधावी, पांचाली, पिघलते पत्थर। तो अजय खंडर को हमने अभी पढ़ा है कि ये इनका आख्यानात्मक काव्य है। अजय खंडर, जिसके रचना काल है 1944। अजय खंडर, जिसका रचना काल है 1944, जो कि इनका आख्यानात्मक काव्य है। 3 शीर्षक है इसके। मेधावी 1947, पांचाली 1955। सही आंसर है ऑप्शन डी पिघलते पत्थर। राग्य राघव का आख्यानात्मक काव्य नहीं है, बल्कि राग्य राघव के 3 आख्यानात्मक काव्य माने जाते हैं। 3 आख्यानात्मक काव्य, कितने? 3। कौन कौन से? अजय खंडर 1944, मेधावी 1947, पांचाली 1955। पिघलते पत्थर राग्य राघव का मुक्तक काव्य माना जाता है। कौन सा? मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य इनके 2 माने जाते हैं, एक पिघलता पत्थर, दूसरा राह के दीपक। राह के दीपक 2 माने जाते हैं, एक पिघलता पत्थर और एक राह के दीपक। 3 इनके आख्यानात्मक काव्य हैं, 2 इनके मुक्तक काव्य माने जाते हैं। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पिघलते पत्थर और राह के दीपक इनके मुक्तक काव्य है। ये सारी रचनाएं राग्य राघव की ही है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। पिघलते पत्थर राग्य राघव, धरती त्रिलोचन, वाणी की व्यथा शिव मंगल सिंह सुमन और रतन गरबा केदारनाथ अग्रवाल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर है पिघलते पत्थर, राग्य राघव का है। हमने अभी पढ़ा, इनका मुक्तक काव्य माना जाता है। धरती त्रिलोचन शास्त्री की रचना है, इनका प्रथम काव्य संकलन है।
वाणी की व्याख्या शिवमंगल सुमन की रचना है। रतन गरबा जो कि 1984 ईस्वी का खंड काव्य है। खंड काव्य है और यह रचना किसकी है? नागार्जुन की। नागार्जुन का खंड काव्य है रतन गरबा 1984 ईस्वी। केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी। केदारनाथ अग्रवाल जिनका कि प्रथम काव्य संकलन माना जाता है युग की गंगा। युग की गंगा इंपॉर्टेंट है, प्रथम काव्य संकलन है इनका, याद रखना है, याद रखना है। पिघलते पत्थर रागे राघव, धरती त्रिलोचन, वाणी की व्यथा शिवमंगल सिंह सुमन, रतन गरबा नागार्जुन और युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संकलन, याद रखना है। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का कार्यक्रम है। नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, रागे राघव। सही आंसर बताना है ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। जन्मकाल के अनुसार ये सारे कवि प्रगतिवादी कवि हैं, ध्यान देना है। प्रगतिवादी युग के कवि हैं, प्रगतिवादी युग के कवि। सही आंसर है ऑप्शन ए नागार्जुन जिनका समय माना जाता है 1911 ईस्वी। शिवमंगल सिंह सुमन जिनका समय माना जाता है 1915। त्रिलोचन जिनका समय माना जाता है 1917। रागे राघव जिनका समय माना जाता है 1923। याद रखना है, नागार्जुन का समय 1911, शिवमंगल सिंह सुमन 1915, त्रिलोचन 1917, रागे राघव 1923 और ये प्रगतिवाद के युग के कवि हैं। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? नेट जेआरएफ परीक्षा का प्रश्न है ये। त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रघुवीर सहाय। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है ये, काव्य पंक्तियाँ हैं ऑप्शन ए त्रिलोचन शास्त्री की, याद रखना है। हाय यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं है, काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन। सही आंसर बताना है, नेट जेआरएफ परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए शिवमंगल सिंह सुमन का यह पंक्ति है कि हाय यहाँ मानव मानव में समानता या समता का व्यवहार नहीं है। नेक्स्ट, खेत हमारे, भूमि हमारी, सारा देश हमारा है, पंक्ति किसकी है? धर्मवीर भारती, नागार्जुन, अज्ञेय, निराला। नेट जेआरएफ परीक्षा का क्वेश्चन है, नेट जेआरएफ इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे और उन्हीं प्रश्नों को भी हम संपूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ रहे हैं। सही आंसर बताना है, सही आंसर है ऑप्शन बी नागार्जुन की यह पंक्ति है कि खेत हमारे, भूमि हमारी, सारा देश हमारा है। नागार्जुन ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। प्रगतिवाद युग हमारा आज यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।